जय श्री राम दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी प्रोग्रामिंग में। और कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ये हर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहती है इनकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो जनरल डेफिनेशन जो हम जनरली यूज करते हैं वो क्या कहलाती है। वो ये कहती है कि एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी और वैल्यू दैट नेवर चेंजेस। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी या कोई वैल्यू जो चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3। अब ये 1 2 3 ये कभी चेंज नहीं होंगे। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। इवन हम इसको भले ही कोई वैल्यू हम 100 लिख दें या 99 लिख दें, तो 99 हमेशा 99 ही रहेगा, 100 हमेशा 100 ही रहेगा। यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी या वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, जिसमें कोई चेंज दिखाई ना दे हमें, वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट कहलाएगी। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ठीक है ना। नाइन्थ और टेंथ के मैथमेटिक्स में या उसके बाद वाले हायर मैथमेटिक्स में सभी ने पढ़े होंगे ये चीजें, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। और हिंदी मीडियम वालों ने पढ़े होंगे चर और अचर। चर और अचर। तो कांस्टेंट क्या है? अचर, यानी कि जो स्थिर हो, ठीक है, जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा, यानी कि कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी जो किसी एक्सप्रेशन या किसी इक्वेशन या किसी समीकरण के पूरे होने पर, समीकरण के पूरे होने पर या उसके इवेल्युएशन होने पर क्या हो? बदल जाए। जैसे मैंने लिखा एरिया बराबर, सॉरी, एरिया बराबर लिखा मैंने पाई r²। ठीक है, तो यहां देखो, यहाँ कांस्टेंट क्या है? केवल पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 22/7। या हम जो यूज करते हैं नॉर्मली 3.14। ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन आर की वैल्यू जो है वो हर बार सर्किल के हिसाब से बदल जाएगी। यानी आर क्या है? सर्किल की रेडियस है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें आर जो है वो हर बार बदलेगा। ठीक है, और आर के बदलने से हर बार एरिया की वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ दोनों ही क्या कहलाएंगे? ये दोनों ही वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू हर बार बदल जाएगी। हर बार जब भी हम आर की नई वैल्यू देंगे, एरिया की वैल्यू बदल जाएगी। यदि मैं यहाँ आर की वैल्यू को फिक्स कर दूं कि आर की वैल्यू 2 है, तो एरिया की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा? दोनों ही ये कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है? ये वेरिएबल है। जब तक आर की वैल्यू फिक्स नहीं, यानी कि आर हर बार चेंज हो रहा है, रेडियस हर बार चेंज हो रही है, तो एरिया भी उस रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन यहाँ कांस्टेंट क्या रहेगा? ये पाई की वैल्यू। पाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होती है? कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स्ड रहे, वो वैल्यू जो हमेशा फिक्स्ड रहे, जिसमें कोई चेंज ना हो। वेरिएबल जो बदल जाए किसी एक्सप्रेशन या किसी समीकरण के हल होने पर। ठीक है, तो वो कहलाता है वेरिएबल। ठीक, अब जरा इसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते क्या हैं। देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि जो भी वैल्यूज हम कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होती हैं। और वो मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी यानी जिसको हम बोलते हैं रैम। ठीक, मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। क्यों स्टोर होना होता है? क्योंकि प्रोसेसर को वहां से उन्हें एक्सेस करना होता है। कब तक? जब तक कि उन वैल्यूज का यूज हो रहा है, तब तक वो वैल्यूज मेमोरी में रहेंगे। यानी कि अगर कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो उसके लिए कोई मेमोरी एड्रेस भी
एलोकेट किया जाएगा कि भाई ये वैल्यू जो है वो इस मेमोरी एड्रेस पे रहेगी। जैसे मान लो एक ये मेमोरी ब्लॉक मान लिया हमने कि ये मेमोरी ब्लॉक है, एक मेमोरी है जिसमें ये 4 ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। अब कोई वेरिएबल मान लो, उसके लिए ये एड्रेस एलोकेट कर दिया हमने, ठीक है। ये एड्रेस एलोकेट कर दिया, मान लो इस ये एड्रेस है अपना 1004, ठीक है। ये एलोकेट कर दिया हमने इस एड्रेस पे, यानी कि इस एड्रेस पे अब कोई वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और हर बार जब भी हम कोई इनपुट देंगे, जब भी कुछ कोई भी डेटा इनपुट देंगे प्रोग्राम को, तो वो किसी एक यूनिक एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो मान लिया वो यूनिक एड्रेस हमारा ये है 1004, जो कि ये है, यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब इस मेमोरी लोकेशन पे ये भी हो सकता है कि भाई कि वो वैल्यू फिक्स्ड भी रह सकती है और हर बार बदल भी सकती है, यानी कि वो वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, वेरी भी कर सकती है, ठीक। अब ऐसा क्यों है? देखो फिक्स्ड वैल्यू है तब तो प्रोग्राम जितनी बार भी एक्सेस कर रहा है तो वो उसको एक्सेस करता रहेगा उसी वैल्यू को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें उन वैल्यूज को मैनिपुलेट की करने की भी जरूरत होती है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तब हमें क्या करना होता है, मेमोरी लोकेशन पे उस जो वैल्यू है उसको बार बार मैनिपुलेट करना होता है। तो अब समझे, जो फिक्स्ड है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कांस्टेंट। और जो बदल रहा है, चेंजेबल है, वो क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कहलाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रोग्रामिंग में एक्चुअली जो मेमोरी लोकेशन है वो कांस्टेंट और वेरिएबल होती है। यानी कि जो भी हम डेटा इनपुट दे रहे हैं उसको, जो मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन जो डिफाइन की गई है, यदि उस पे वैल्यू फिक्स्ड है तो वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू बार बार बदल रही है तो क्या कहलाएगी? वो वेरिएबल कहलाएगी। यानी कि इन प्रोग्रामिंग जो मेमोरी लोकेशन है हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल। वो मेमोरी लोकेशन किस टाइप की है उससे डिफाइन होता है कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। ठीक, अगला देखते हैं अगला क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर। अब समझो, पिछला वाला जो मैंने बताया था वो अब और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वेरिएबल नेम या फिर आइडेंटिफायर, ठीक है। अब मान लो ये मैंने एक मेमोरी लोकेशन, ये हमारी मेमोरी है और इसमें ये मैंने 4 ब्लॉक बना दिए और ये कोई एक लोकेशन है, इसका एड्रेस है 1004। और चूंकि हम प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली अभी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उस मेमोरी लोकेशन को एक नेम देना होता है। ये जो मेमोरी लोकेशन है, यानी कि ये जो मेमोरी का एड्रेस है, इसको हमें एक नेम देना होता है, ठीक है। और उसी नेम को हम बोलते हैं वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, इस लोकेशन को, यानी कि एक्स का एड्रेस क्या है? 1004। और अब जो वैल्यू एक्स को मैं असाइन करूंगा वो जाके कहाँ स्टोर होगी? वो इस लोकेशन पे। मान लो मैंने एक्स को वैल्यू असाइन कर दी 10, तो 10 कहाँ चली जाएगी? अब 10 इस मेमोरी लोकेशन पे आएगी। यानी कि जब भी प्रोग्राम को एक्स की वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो वो कहाँ जाएगा प्रोग्राम? इस एड्रेस पर, ठीक है ना, क्योंकि ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। और इस मेमोरी एड्रेस पे क्या है? जो एक्स को वैल्यू असाइन की गई है वो इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो गई। अब देखो यहाँ मैंने एक्स को क्या किया हुआ है, एक्स को एक फिक्स वैल्यू दे दी 10। तो अब ये मेमोरी लोकेशन कैसी कहलाएगी? ये मेमोरी लोकेशन कहलाएगी कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक और मेमोरी लोकेशन लूं, मान लो ये है और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ 1012, और इसको मैंने दिया नेम वाई, और मैंने लिख दिया वाई इक्वल टू
बी प्लस सी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं जाएगी, यहाँ ये एड्रेसेस, सॉरी, ये एक्सप्रेशन यहाँ स्टोर होगी। ठीक है, बी प्लस सी एक्स, ये एक्सप्रेशन यहाँ स्टोर हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब बी और सी है, ये भी हमारे पास दो या तो वेरिएबल हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं, तो इनके लिए भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशंस डिफाइन होंगे। बी हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, या सी हो सकता है यहाँ हो, या सी हो सकता है यहाँ हो, डिपेंड करता है। जो मेमोरी लोकेशन समय खाली होगी वो इनको एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आप मान लो कहीं घूमने गए और आपने किसी होटल में चेक इन करना होता है, तो चेक इन करते टाइम जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो आपको जो रूम्स खाली होते हैं वो रूम्स अलॉट कर देता है, उन रूम्स में से कोई एक रूम अलॉट कर देता है। बस यही समझो कि जो वेरिएबल या कांस्टेंट हमने यहाँ डिफाइन किए, जो वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम हमने यहाँ डिफाइन किए, जैसे बी और सी, ये दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनको जो भी मेमोरी लोकेशन फ्री होगी वो मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दी जाएगी इनको। लेकिन अब बाई क्या है, वाई ये हमेशा वेरिएबल रहेगा। क्यों रहेगा वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करेगा बी, सी और एक्स की वैल्यू पर। इनकी जैसे जैसे वैल्यू चेंजेस होंगी वैसे ही बाई की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल यहां से और क्लियर हो गया, प्लस वेरिएबल नेम या कांस्टेंट का नेम या आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम को ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, यानी कि उस मेमोरी लोकेशन को दिया गया एक मीनिंगफुल नेम क्या कहलाता है, वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर कहलाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे ये एक एल्गोरिथम बनाई हुई है दो वेरिएबल्स को सम करने के लिए। देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है सम का। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया यूजर के लिए कि एंटर एन इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट करो। और इनपुट हम कहाँ ले रहे हैं, ए में ले रहे हैं, लेकिन बी को हमने क्या कर रखा है, बी को कांस्टेंट रखा है, यानी कि जब भी ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, इसको सॉल्व किया जाएगा इस एक्सप्रेशन को, तब बी की वैल्यू तो ये हमेशा 10 लेगा, लेकिन ए की वैल्यू कौन सी लेगा, जो यूजर इनपुट करेगा। ए की वैल्यू कौन सी आएगी यहाँ पे, यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू ए के पास जाएगी। तो सी कैसा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा वेरिएबल। और चूंकि ए की वैल्यू भी हर बार यूजर इनपुट कर रहा है, तो ए कैसा है, ए भी वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन सी की वैल्यू फिक्स्ड है हमेशा, सी की कभी चेंज नहीं हो रही, तो सी कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। ए वेरिएबल, क्यों, क्योंकि यूजर इनपुट दे रहा है। सी वेरिएबल, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट है ए और बी पर। ठीक है, लेकिन बी कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि बी को वैल्यू हमने ऑलरेडी 10 असाइन कर रखी है, और जितनी बार भी ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगी, जितनी बार हम इस एल्गोरिदम को सॉल्व करेंगे, हर बार केवल ये ए की वैल्यू हमसे पूछेगा, बी की वैल्यू ये अपने आप लेगा। जितनी बार भी ए की वैल्यू इनपुट होगी उतनी बार ये ए की वैल्यू को यहाँ रखेगा, लेकिन बी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू को पहली बार में इनपुट दिया 20, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। अगली बार मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को मैंने 10 कर दिया, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 10 प्लस बी की वैल्यू 10, 20। ठीक है, तो ए और सी तो यहाँ वेरिएबल है, लेकिन बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो, अब है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है एक्चुअली, वॉसी प्रोग्रामिंग जैसे सी प्लस प्लस जावा, ये प्रोग्रामिंग क्या है कि
इनमें कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट यूज करने से पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि हम ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट यूज करने वाले हैं। जैसे मान लो मैं अभी पिछला वाला एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे सी इक्वल टू ए प्लस बी करना है, तो मुझे सी ए बी ये तीनों को पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, या ये कहें कि इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये है वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं आगे। अब इनमें कौन कौन से वेरिएबल हैं और कौन से कांस्टेंट हैं ये भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया बी इक्वल टू, मैंने 20 लिख दिया, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बी को क्या कर दिया, कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने सी और ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो सी और ए क्या कहलाएंगे, सी और ए कहलाएंगे वेरिएबल। लेकिन उस प्रोग्राम को पहले से पता होगा, उसके कंपाइलर को पहले से पता होगा कि सी और ए जो हैं वो इस प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं आगे चल के, और ये किस टाइप के हैं, ये वेरिएबल टाइप के हैं, और बी भी एक कांस्टेंट है जो इसमें प्रोग्राम में आगे यूज होगा, ये उसको पता चल जाएगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ये रिक्वायरमेंट होती है जहां हमें कांस्टेंट और वेरिएबल पहले से डिक्लेयर करने होते हैं, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट ये मेन है। और इनसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी जैसे बेसिक, क्यू बेसिक, पास्कल, गूगल, इनमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट को डिफाइन करना जरूरी होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल और कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, अब बताती है कि जब भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम किस तरीके से चूज करें। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था कि कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए उस लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन का जहां हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं या वो कोई कांस्टेंट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कैसे चूज करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1, ठीक है, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। कोई भी वेरिएबल नेम केवल अल्फा, पहला जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा उसका वो क्या होगा, वो एक अल्फाबेट होगा, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई एक अल्फाबेट, नंबर नहीं होगा, उसके बाद नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया ये 1A, तो ये गलत है। अगर मैंने ये लिखा A1, ये सही है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा दूसरा रूल क्या कहता है, ए वेरिएबल मस्ट नॉट हैव ब्लैंक स्पेस। ठीक है, वेरिएबल में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे बेसिक, जैसे मैंने बेसिक सैलरी एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ ये स्पेस छोड़ दिया। ऐसी सिंपल इंटरेस्ट, ये स्पेस छोड़ दिया। ऐसे एरिया ऑफ सर्कल, तो मैंने ये स्पेस और ये स्पेस छोड़ दिया, यानी कि ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपाइलर ये समझता है कि ये पूरा का पूरा जो है एक वेरिएबल है और एक ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप स्पेस दे के कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, उसके लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, इसको हम कैमल केस बोलते हैं, यानी कि पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सक डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को। ठीक है, और ये सी प्रोग्रामिंग में ये जरूरी नहीं है कि आप कैमल केस में लें, ये तो एक राइटिंग स्टैंडर्ड है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का डिक्लेरेशन स्टैंडर्ड है। बाकी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेसिक, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कन्वेंशन है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम इस तरीके से कैमल केस में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है, नो स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडर स्कोर आर अलाउड इन वेरिएबल नेम। तो स्पेशल सिंबल मैंने बताए थे आपको जब कैरेक्टर सेट पढ़ाया था उसी समय। एक तो होते हैं अल्फाबेट्स कैरेक्टर सेट में, ए से लेकर जेड तक, दूसरे होते हैं नंबर्स 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद जो सिंबल्स बचते हैं हमारे कीबोर्ड पर वो सारे काय में आते हैं, वो सारे आते हैं आपके स्पेशल सिंबल्स में। तो वो स्पेशल सिंबल कोई भी यूज नहीं होगा, केवल अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये यूज नहीं होगा, मैंने डॉलर यूज किया हुआ है, यूज नहीं होगा।
ठीक है। M% यूज किया हुआ है, यूज नहीं होगा। मैंने डैश यूज किया हुआ है, यूज नहीं होगा। ठीक है, एक भी। लेकिन यहां मैंने देखो अंडरस्कोर यूज किया है, ये अलाउड है। सिंपल इंटरेस्ट में स्पेस की जगह मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, अलाउड है। यहाँ स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगा दिया, ये अलाउड। ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा, केवल अंडरस्कोर यूज हो सकता है, बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल वेरिएबल नेमिंग में यूज नहीं होगा, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते टाइम। ठीक है। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स मैंने तुम्हें शायद दूसरे वीडियो में बताए थे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। ठीक है, और वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं होगा। जैसे मान लो एक इंट करके एक कीवर्ड है, ये नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम। एज वेरिएबल या आइडेंटिफाइबल नेम और आइडेंटिफायर। ठीक है, इंट जो है एक कीवर्ड है, और ये वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर के स्थान पर यूज नहीं हो सकता। हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम ये नहीं लिख सकते कि इंट इक्वल टू 10 कर दूं, ये बिल्कुल भी गलत होगा, कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये अलाउड नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ठीक। नेक्स्ट है, ए वेरिएबल नेम मस्ट बी वेरी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि वो किस लिए डिफाइन किया गया है, किस लिए डिक्लेयर किया गया है। जैसे ऊपर बेसिक सैलरी था, क्या था, बेसिक सैलरी। तो ये पता चल रहा है कि ये बेसिक सैलरी को हैंडल करने के लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। अगर मैं यहाँ मान लो ये लिख देता BS, क्या समझ में आता कि किस लिए है। ठीक है, तो जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि पता लगना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये वेरिएबल किस वैल्यू को हैंडल करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स नेम में इनके रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स खत्म होते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये चीजें और समझ में आती जाएंगी, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करना होता है इनका। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि अगर इस तरह के वीडियोस की किसी को ज़रूरत है तो उसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। और अगर पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।